गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसपी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम फिजिक्स की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और फिजिक्स में हम बात करेंगे तरंग की। देखिए, तरंग क्या होती है, तरंगों के बारे में आप जानिएगा। तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तरंग कहलाता है। यानी कि आप एक जगह से ऊर्जा को किसी और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो क्या है? तरंग। जैसे कि ध्वनि तरंग, रेडियो तरंग, ये क्या है? सब तरंगे हैं। यानी कि एक जगह से जो है आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो क्या दूसरे के पास जा रही है। जैसे ध्वनि, आप क्या बोल रहे हो, ध्वनि के रूप से आप क्या कर रहे हैं, अपनी जो ऊर्जा है, ध्वनि ऊर्जा को दूसरे के पास भेज रहे हैं, तो वो क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है, आपकी जो ऊर्जा दूसरे के पास जा रही है। ठीक है, तो इसी में देखिएगा क्या है, तरंगों के द्वारा ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तरंग। और तरंगे कितने प्रकार की होती है? जो तरंगे वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। अब इनके बारे में देखिएगा क्या है ये यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। देखिए, यांत्रिक तरंगे क्या कहलाती है? वे तरंग जो किसी पारस्परिक माध्यम, ठोस, द्रव और गैस में चल सकती हैं। यानी कि ऐसी तरंगे जो क्या कर सकती हैं? तीनों माध्यम में चल सकती हैं। ठोस में भी चल सकती हैं, द्रव में भी चल सकती हैं और गैस में भी चल सकती हैं। अब देखिए, यांत्रिक तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती। निर्वात यानी कि जो है आप कह सकते हो वायुमंडल में नहीं चल सकती। उसे किसी ना किसी माध्यम की जरूरत है। या तो उसे ठोस में, जैसे कि रेल की पटड़ी है, वो क्या है? ठोस है। या फिर क्या है? तरल है, तालाब है, क्या है वो? जल है। या फिर कोई गैस है। तो इस टाइप से जो है वो किसी न किसी माध्यम की जरूरत है, तो तभी यांत्रिक तरंगे उन्हीं तरंगों में चल सकती है। यांत्रिक तरंगे जो है निर्वात में नहीं चल सकती, यानी कि वो खाली किसी चीज़ में, वायुमंडल में नहीं चल सकती। अब इसमें देखिए, यांत्रिक तरंगे जो हैं वो दो प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। अब देखिए अनुप्रस्थ तरंगों के बारे में। तरंगे देखिए, पहले हमने कितने टाइप की पढ़ी? तरंग दो टाइप की पढ़ी हमने। कौन कौन सी? यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। अब हम यांत्रिक तरंगों में भी दो टाइप की तरंगों की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी तरंग? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अब हम अनुप्रस्थ तरंगों की बात करेंगे। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? अब हमें पता है कि यांत्रिक तरंगे जो है तीनों माध्यम में चल सकती है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। अब उसमें भी दो टाइप की तरंगे हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ पर चलती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है। यानी कि जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो केवल ठोस में और द्रव के ऊपर की सतह पर, जैसे पानी के सिर्फ ऊपर, पानी के अंदर नहीं जा सकती। वो क्या हो सकती हैं? वो सिर्फ द्रव के ऊपर, द्रव में ऊपर, और ठोस में वो पूरी तरह से, किस में चल सकती हैं? ठोस में पूरी तरह से, और द्रव में सिर्फ ऊपरी सतह पर चल सकती हैं। द्रवों के भीतर व गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे नहीं जा सकती। देखिए, अनुप्रस्थ तरंगे शीर्ष और गर्त के रूप में संचरित होती हैं। शीर्ष और गर्त क्या है? शीर्ष और गर्त है जैसे कि एक बार आप तालाब में क्या करो, आप कोई कंकड़ लो और तालाब में उसे आप मारो, तो अगर वो तालाब का क्या है, पानी रुका हुआ है, तो उसमें क्या होगा, एक बार आपको पानी ऊपर आते हुए दिखेगा, एक बार नीचे। तो जब वो ऊपर आया है तो क्या है, वो है शीर्ष, और जो मैं नीचे गया तो क्या है, गर्त। और आपको ऐसे पानी चलता हुआ दिखेगा। वो जब जैसे पानी वो ऐसे चल रहा है तो वो क्या है, वो है संपीड़न और विलयन। और पानी ऊपर और नीचे आना क्या है, शीर्ष और गर्त। देखिए, इसका जो एग्जाम्पल है, तालाब में उत्पन्न तरंगे। तालाब में उत्पन्न तरंगे। ये फिर जो ठोस में जितनी भी टाइप की तरंगे होती हैं वो भी इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है, सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती हैं। सभी माध्यमों में अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं। ये किस टाइप से चलती हैं, ये संपीड़न और विलयन के रूप में संचरित होती हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखिएगा। वायु में उत्पन्न तरंगे, क्योंकि गैसों में चल सकती हैं, तो वायु में जो भी उत्पन्न तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे हैं, वो है अनुदैर्ध्य तरंगे। भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे किस में चलती हैं, गैस में चलती हैं, तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगों से जो है एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्वनि तरंगों को आप थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। अब है
अयांत्रिक तरंगे, या फिर इन्हीं को दूसरा नाम भी दिया जाता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि तरंगे कितने टाइप की हैं, यांत्रिक और अयांत्रिक। और यांत्रिक में हमने 2 टाइप की पढ़ी, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी हैं, जो ठोस में और द्रव की ऊपरी सतह में चल सकती हैं, जिनमें शीर्ष और गर्त होता है। उसके बाद अनुदैर्घ्य तरंगे हमने पढ़ी, वो जो है सभी माध्यम में चल सकती है, चाहे ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, और वो संपीड़न और विलयन के रूप में संचरित होती है। अब हम बात करते हैं अयांत्रिक तरंगे की। अयांत्रिक तरंगे जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिन्हें चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो कैसी होती हैं, वो वायुमंडल में चल सकती हैं। वो किस में चल सकती हैं, निर्वात में चल सकती हैं। ना तो उन्हें ठोस की जरूरत है, ना किसी उन्हें द्रव की जरूरत है, ना ही उन्हें गैस की जरूरत है। वो किस में चल सकती हैं, वो निर्वात में चल सकती हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, कौन सी तरंगे, यानी कि प्रकाश तरंगे। अब अगर ऊपर से प्रकाश आ रहा है तो अगर उसके बीच में क्या है, कोई ठोस चीज़ आ जाए तो वो क्या होगी, वो वहीं पर रुक जाएगी। तो ये क्या है, ये सिर्फ निर्वात में चलती है। अब डायरेक्ट देखिए, सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचती हैं, किसके द्वारा, निर्वात के द्वारा ही तो पहुंचती हैं। उन्हें कोई ठोस की जरूरत नहीं है, कोई द्रव की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई गैस की जरूरत नहीं है। ऐसी रेडियो तरंगे, जितनी भी हमारी तरंगे हैं, एक्स तरंगे, ये सब क्या हैं, अयांत्रिक तरंगे हैं। देखिएगा आप, कुछ अयांत्रिक तरंगे हैं जो कि जिनके बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनकी खोज वगैरह और उनके उपयोग कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इधर ये हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे, बीच में इनके खोज करता है और यहाँ पर इनके उपयोग हैं। देखिए, गामा किरणें, आपने सुना होगा अल्फा बीटा गामा, तो गामा किरणें, गामा किरणों की खोज किसने की है, हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल किसने की है, हेनरी बेकुरल ने गामा किरणों की खोज। और गामा किरणों का उपयोग कहाँ पर होता है, नाभिकीय विक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में। जो रेडियोधर्मिता है, यानी कि उसमें जो सबसे ज़्यादा वेदनक क्षमता होती है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे रेडियोधर्मिता के बारे में, वो भी जो है मैडम क्यूरी ने उसकी खोज की थी। तो उसके बारे में जो रेडियोधर्मिता है, उसमें सबसे ज़्यादा वेदनक क्षमता भी किसकी होती है, गामा की होती है। और सबसे जो आयनक क्षमता है वो किसकी होती है, अल्फा की होती है। तो अब है एक्स किरणें। एक्स किरणों में देखिए क्या है, खोज किसने की थी इसकी, रोंजन ने, और इसका उपयोग होता है चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, रिटर ने। और इसका जो हम उपयोग करते हैं वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में, बैक्टीरिया को नष्ट करने में, पराबैंगनी किरणों का। उसके बाद है दृश्य विकिरण। दृश्य विकिरण की खोज की थी न्यूटन ने। इससे क्या होती है, वस्तु दिखाई पड़ती है। अगर कोई भी वस्तु देखनी हो तो आपको दृश्य विकिरण के द्वारा देखनी होगी। उसके बाद है अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण की खोज जो है हर्शेल ने, कोहरे में फोटोग्राफी करने में। अगर कोहरा है तो आपको उसको फोटोग्राफी, वहाँ पर अगर फोटो लेनी है तो किसके द्वारा, अवरक्त विकिरण के द्वारा कोहरे में फोटोग्राफी में और रोगियों की सिकाई करने में। टीवी के रिमोट कंट्रोल में भी जो है अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लघु रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगों की खोज जो है वो किसने की है, वो की है हेनरी खर्टज ने। हेनरी खर्टज, इसका जो उपयोग है वो है रेडियो, टेलीविजन और टेलीफोन में। नेक्स्ट है दीर्घ रेडियो तरंगे। दीर्घ रेडियो तरंगे की खोज की है मार्कोनी ने। किसने, मार्कोनी ने। मार्कोनी की जो इसका उपयोग है दीर्घ रेडियो तरंगों का, उसका उपयोग किया जाता है रेडियो और टेलीविजन में। अब नेक्स्ट है देखिएगा, नेक्स्ट हम आपको बताएंगे इसके बारे में, आयाम। तरंगों में आयाम क्या होता है, देखिए आयाम के बारे में। आयाम, आवर्तकाल, तरंगदैर्ध्य, आवर्ती, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आयाम क्या है, दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। शायद डेफिनेशन से आपको कुछ बात समझ ना आए, लेकिन मैं आपको इस चित्र के माध्यम से बताता हूँ आयाम क्या है। आयाम है, ये देखिए मैंने आपको बताया था, जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे थी उसमें क्या था, शीर्ष और गर्त। यानी कि जैसे आपने तालाब में कोई पत्थर डाला, कोई छोटी कंकर के टाइप की, मतलब कंकर डाली, और उसमें आप क्या करोगे, ऐसे तालाब का पानी ऊपर आपको उठता हुआ दिखेगा और फिर नीचे जाता हुआ दिखेगा। तो जो पानी ऐसे, ये मान लो आपने ये तालाब में इस टाइप से किया, ये क्या है, यहाँ पर ये शीर्ष और ये क्या है, गर्त। तो जो आपका जो बीच में आपने जहाँ पर कंकर डाली थी, वहाँ से वो पानी जैसे जितने ऊपर उठा, वो क्या है, वो आयाम है। और ऐसे ही जितने नीचे गया वो क्या है, वो आयाम है। तो आयाम अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो है माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन, ये क्या है, माध्य स्थिति। माध्य स्थिति से यहाँ महत्तम विस्थापन, यानी कि कितने ऊपर वो जो जल खिसका, वो क्या है, उसका आयाम है। अब देखिए आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल माध्यम का
कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। यानी कि अगर कोई माध्यम है कंपन, जैसे आपने स्प्रिंग वगैरह खींचे हो उसमें क्या होता है, कंपन होता है, वो एक कंपन करने में जितना समय लेती है, यानी कि जो तरंगे हैं वो एक कंपन करने में कितना समय लिया, उन्होंने जितना कंपन किया तो उसे क्या कहते हैं, कितने समय में पूरा किया, उसे कहते हैं हम आवर्तकाल। अब देखिए तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य है कि माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगे जितनी दूरी तय करती हैं उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसमें क्या है, कंपन करने में जितनी दूरी तय की जाती है। देखिए यहाँ से ये ऐसे ऊपर उठा, ये जो इतना उसने कंपन किया तो वो क्या था, कितने समय में किया, तो क्या था वो आवर्तकाल। और कितनी दूरी तय की, जैसे आप स्प्रिंग में अगर कोई कंपन करो, जैसे आप देखोगे स्प्रिंग में क्या है, तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वो तरंगे क्या करती हैं, वो कितने समय में, मतलब कितने समय में वो तरंगे उत्पन्न हुई, कितना समय लगा उन तरंगों को उत्पन्न होने में, तो वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। और तरंग दैर्ध्य क्या है, यानी कि कितनी दूरी तय की। देखिए मैंने आपको बताया था ये शीर्ष और ये गर्त, दो शीर्षों के बीच की दूरी जो है वो क्या कहलाती है, आवर्तकाल। और इसे हम लैम्डा से व्यक्त करते हैं, लैम्डा से क्या करते हैं, तरंग दैर्ध्य को हम दर्शाते हैं। तो दो शीर्षों के बीच की दूरी आप कह सकते हैं क्या कहलाएगी, तरंग दैर्ध्य। अब नेक्स्ट है आवर्ती। आवर्ती देखिए क्या है, आवर्ती माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे क्या कहते हैं, हम आवर्ती कहते हैं। तो जो हमने टोटल बताया था वो क्या था, आवर्तकाल, यानी कि टी। और अगर एक सेकंड में जितना कंपन करता है, एक सेकंड में देखिए कोई कंपन करने में जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है, आवर्तकाल। आप ध्यान रखिएगा कि माध्यम का जो कंपन किया, कितने समय में कंपन किया, कितने समय में, तो वो क्या है, आवर्तकाल। और एक सेकंड में जितना कंपन किया, वो क्या कहलाता है, आवर्ती, वो कहलाता है आवर्ती। और आवर्ती का मात्रक होता है हर्ट्ज, आवर्ती का मात्रक है हर्ट्ज। और इसका जो फॉर्मूला है वो बनेगा n बराबर 1/t। ठीक है, आवर्ती का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n बराबर 1/t, यानी कि एक सेकंड में कितना समय, यानी कि कितना कंपन किया एक सेकंड में। और देखिए अब एक और है कि तरंग के वेव, तरंग दैर्ध्य व आवर्ती के बीच के संबंध जो है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं खासकर रेलवे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है फॉर्मूला v बराबर n लैम्डा। तो फ्रेंड्स ये थी तरंगों के बारे में, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे आगे जो नेक्स्ट तरंगे हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।